नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, जो शाम को करीब 4 बजे समाप्त हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों की किस्मत का फैसला अब बैलेट बॉक्स में कैद हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। कांग्रेस मुख्यालय पर वोटिंग के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे वक्त से था। देश भर के लोगों की निगाहें अब 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 9,300 डेलीगेट्स ने सोमवार को मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ देश भर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में वोटिंग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में और राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में अपना वोट डाला, तो कांग्रेस के इतिहास ने एक नई करवट ले ली है। 24 साल बाद गांधी परिवार ने किसी बाहरी नेता के लिए वोट किया। नए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए दो गैर गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनावी जंग है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं समेत 9,300 डेलीगेट्स ने मतदान किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान से ठीक पहले शशि थरूर ने पहले डेलीगेट से आखिरी अपील करते हुए कहा, पार्टी का हर कार्यकर्ता और इस देश का हर नागरिक आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। मैं पार्टी में विकेंद्रीकरण, आधुनिकीकरण और उसे अधिक समावेशी बनाने का सपना देखता हूं। मैं बहुत आशावादी हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के मूल में साहस है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता साहसी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में वोटिंग से पहले कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट्स ही नहीं मिले। कांग्रेस ने इसके बाद नियमों में बदलाव किया और उन्हें पोलिंग एजेंट्स उपलब्ध कराए गए। कांग्रेस संविधान के मुताबिक वोट डालने वाले डेलीगेट्स ही पोलिंग एजेंट होते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनावी जंग में जीत किसकी होगी, ये बैलेट बॉक्स में बंद नतीजों की मोहताज नहीं। सभी को नतीजों का पता है, लेकिन थरूर ने ये चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव के दिन उन्होंने साफ कर दिया। शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, कुछ लड़ाइयाँ हम इसलिए भी लड़ते हैं कि इतिहास याद रख सके कि वर्तमान खामोश नहीं था। Exactly as I predicted when I first called for an election 2 years ago, it has completely energized the party, but it's also galvanized public interest and public attention. चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतदान संबंधी जानकारी दी। तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं, और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं, और एआईसीसी के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं। उस पर से वो प्रक्रिया पूरी चली, और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए।
नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए 90% मतदान हुआ। 9,300 डेलीगेट्स इस मतदान में शामिल हुए। देश भर में 36 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 67 बूथ थे। इनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में, एक बूथ पर 200 वोट डाले गए। अब सभी की निगाहें 19 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद नए अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। दरअसल कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 1998 में वोटिंग हुई थी। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, लेकिन जितेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। लाख मनाने के बाद भी जब वो दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए, तो फिर अध्यक्ष चुनने के लिए 24 साल बाद चुनाव का फैसला हुआ और अब सभी को 19 अक्टूबर का इंतजार है, जब कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो देश भर के लोगों की निगाहें अब 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं और 24 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में नहीं है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। शाही जी, सबसे पहला सवाल आपसे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, आज मतदान हुआ है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर? आज कांग्रेस का बड़ा ही इमोशनल, बड़ा ही सस्पेंस का जो एक ड्रामा था, लोकतंत्र का ड्रामा जो था, वो आज उसका पटाक्षेप हुआ और अंततः वोट पड़ गए। जबकि सबको मालूम था, आपने रिपोर्ट में भी दिखाया किसका कौन अध्यक्ष चुना जाना है, कौन नहीं चुना जाना है, और उसके पीछे क्या किसका हाथ है, कौन गांधी परिवार से इतर क्यों बनाया जा रहा है, क्या होगा, ये सब लोग पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि जब तक वो अध्यक्ष रहे तो सारे चुनाव हारे, और जब आज अध्यक्ष का चुनाव हुआ, देखिए दिग्विजय सिंह और ये और कितनी चीजें आई। अभी कल तक जो है एक वन लिखने के लिए किस तरीके से वो किया गया कि कहीं शशि थरूर जी के ऊपर ज्यादा वोट न पड़ जाए, इसलिए वो प्रत्याशी नंबर 1 और प्रत्याशी नंबर 2 सबके सामने वन लिखना था, तो उनके विरोध के बाद उसको भी ठीक करके 1 किया गया। बहुत सी चीजें देखने को मिली रेशु जी। लेकिन ये है कि एक ये जो ड्रामा चला, ये ड्रामा जो है पटाक्षेप हुआ। अब अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे 2004 में देश को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री मिले थे, वैसे ही देश को अब ये एक्सीडेंटल अध्यक्ष कांग्रेस देने जा रही है अपने पार्टी के रूप में। 80 साल का बुजुर्ग इस समय जो है अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में खत्म होती हुई, अस्ताचल की तरफ जाती हुई कांग्रेस को क्या नई जान फूंक पाएंगे। राहुल जी तो कम से कम भला हो, कम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए वो 1000 किलोमीटर चल चुके, ये 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। चलिए, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अरुणेश जी, ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये कहना है आपके साथी का, बीजेपी का? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा शाही साहब हमारी पार्टी में इतनी रुचि रखते हैं, जान के अच्छा लगा। और शाही साहब को थोड़ी अपनी जानकारी भी दुरुस्त करनी चाहिए। कम से कम ऐसा व्यक्ति तो आरोप प्रत्यारोप ना करे जिनके यहाँ, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ कि मिस कॉल से ही अध्यक्ष बन जाते हैं। किसी को पता नहीं रहता कि नड्डा साहब कब दोबारा अध्यक्ष बन गए। मुझे बड़ा हंसी आ रही थी जब शाही साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। हमारे बड़े भाई हैं, इनका पूरा सम्मान है, ठीक है, जो अपने हिसाब से इन्होंने कहा। लेकिन साहब, आप अपने यहाँ भी देख लीजिए कि आपके यहाँ जो अध्यक्ष बने और हमें आप लोकतंत्र का इतना बड़ा जो आपने पाठ पढ़ा दिया, तो कृपया अपनी पार्टी में भी एक बार झांक के देखें, क्या आपकी पार्टी में
किसी के अंदर इतना साहस है जो खुल के बात कर सके। गडकरी साहब ने थोड़ा सा बात की, कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और कांग्रेस ने ये किया वो किया, तो गडकरी साहब को साइड कर दिया गया, संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। इसके अलावा और भी तमाम उदाहरण रहे, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी, तमाम लोग, तो जो सिस्टम में खामियों को बताते रहे तो उन लोगों को चलिए, कुल मिलाकर आपका अरुणेश जी कहना है कि एक व्यक्ति के नाम पर पूरी पार्टी चलती है। शाही जी से मैं इसका जवाब यहाँ पर लूंगी क्योंकि नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नीरज जी, करीब 2.5 दशक के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना अध्यक्ष चुन रही है। कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा वो एक तरीके से कार्यकर्ताओं के बहुमत भावनाओं के आधार पर चुना हुआ अध्यक्ष होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं के पास ऑप्शन की कमी है, उन्हें 2 में से एक को ही चुनना है। इस पूरे विषय का भारत की राजनीति पर असर पड़ना भी स्वाभाविक है। कांग्रेस के इन निर्णय के क्या दीर्घकालिक परिणाम होंगे? सर, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि डॉक्टर नीरज को आवाज नहीं मिल पा रही है। सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सर, आपने मेरा सवाल सुना या फिर से दोहराऊं मैं? हाँ, प्लीज रिपीट करें। जी सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि करीब 2.5 दशक के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना अध्यक्ष चुन रही है। कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा वो एक तरीके से कार्यकर्ताओं के बहुमत भावनाओं के आधार पर चुना हुआ अध्यक्ष होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं के पास ऑप्शन की कमी है, उन्हें 2 में से एक को ही चुनना है। इस पूरे विषय का भारत की राजनीति पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस के इस निर्णय के क्या दीर्घकालिक परिणाम होंगे? देखिए ऋषि जी, पहले तो आप सभी को प्रणाम जी। एक बात ये जान लीजिए कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। और शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो चुनाव हुआ है, इसमें देखिए हमारा अपना ये मानना है कि हम किसी प्रवक्ता के उस पर नहीं जा रहे हैं कि किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है। देखिए स्पष्ट आप जानिए, देश को एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि कम से कम जब एक परिवार पे आप उंगली उठाते रहे, उस परिवार ने कुछ सरेंडर किया, चुनाव कराया तो भी आप उंगली उठा रहे हैं। कुछ लोगों का काम यही है कि उंगली उठाओ, लेकिन ये नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान जहां आप नहीं कर रहे हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे कोई हो, और दूसरी तरफ बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है। और ये कहना कि कौन 1 किलोमीटर चल पाएगा, कौन 10 किलोमीटर चल पाएगा, जिसके शरीर में बूता वो लंका में कूदा, हमेशा से कहावत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देखिए, जो एक तो आजाद के हिंदुस्तान के पहले से पैदा हुए हैं और उनका जो राजनीतिक अनुभव है, देखिए वो छात्र संघ की जागीर है, छात्र संघ से निकले हुए एक महामंत्री हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव है। आज राजनीतिक अनुभव और पुस्तक को लोग भुला रहे हैं जहां पर। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस कदम से एक बहुत अपनी लोकप्रियता हासिल करके अनुभवी व्यक्ति को लेके आ रहे हैं। और वो हम तो ये चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते, ताकि एक मैसेज तो जाए कि हाँ भाई, इस पार्टी के द्वारा कम से कम बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, माता पिताओं का सम्मान हो रहा है। और वो पार्टी नहीं जो अपने यहाँ सबको हटा दिया। ये चुनाव के लिए अटल जी की फोटो ले आते हैं, उसके बाद अटल जी गायब हो जाते हैं सारे सिरे से। अब देखिए ना इन लोगों की क्या मानसिकता है। बिल्कुल सवाल तो वाजिब है। बिल्कुल सर, सवाल तो वाजिब है, इसका जवाब मैं शाही जी से ले लेती हूँ। शाही जी। बिल्कुल जी, देखिए 2-3 बातें बहुत प्रमुखता से आई। मुझे लग रहा है कि बड़े भाई नीरज जैन जी अभी छात्र संघ से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो थोड़ा सा जो चुनाव के बारे में, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको भी मैं बताना चाहूंगा। 2 बात इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। सच्चाई है, एक समय था इस परिवार से जब से सिंडिकेट से अलग होकर माननीय हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने एक कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आर नाम दिया था, उसके बाद वो कांग्रेस आई हुआ था। उसके बाद से और आज तक इस परिवार के कितने अध्यक्ष रहे और बाहरी कौन रहे? बाहरी 2 लोग रहे, माननीय नरसिम्हा राव जी देश के बड़े कुशल प्रधानमंत्री थे, और सीताराम केसरी जिनके बारे में कहा जाता था न खाता न बही, जो सीताराम जी कहे वही सही। लेकिन इन दोनों अध्यक्षों को माननीय नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी
उनको दिल्ली में समाधि की जगह कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। वो कहां समाधि बनी कोई नहीं जानता। सीताराम केसरी जी की धोती तक उतार ली गई और किस तरीके से बेइज्जत करके उनको कार्यालय से बाहर निकाला गया। उसके बाद सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी। कौन सा इनके यहाँ लोकतंत्र था और क्या था, ये मैं बड़े भाई नीरज जी से और हम अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी जानना चाहेंगे। दूसरी बात, जो मैसेज की बात अभी कर रहे थे नीरज जैन जी, ये अच्छा मैसेज जा रहा है, एकदम जाना चाहिए। चुनाव होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये भी है। G23 आपके यहाँ बना था कांग्रेस में। G23 के कपिल सिब्बल साहब ने एक बयान दे दिया तो उनके घरों पर पत्थर चलवाए गए, टमाटर फेंके गए। और गुलाम नबी आजाद जी ने जिसने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरा जीवन दे दिया, अब तो उनका अंतिम समय है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद जितनी उनकी राजनीति उन्होंने किया था, उससे कम उम्र के लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई थी। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन वही तो वो सवाल पूछ रहे हैं ना, वही तो सवाल पूछ रहे हैं ना शाही जी, और कहते हैं ना कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो आरोप तो आपके ऊपर भी लगातार लग रहा है। आपने क्या किया? आडवाणी जी की किस तरीके से दुर्दशा हो रही है, वही तो वो कह रहे हैं। किस बात का? आडवाणी जी एक तरह से देखिए हमारे संरक्षक हैं, थे और रहेंगे। और आज भी जोशी जी हमारे संरक्षक थे, वो अध्यक्ष थे हमारे, आज हैं। आज वो इस लायक ने, हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरी लाइन तैयार करती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आप अप्रिशिएट करना सीखिए। आप लगातार गांधी परिवार को लेकर बात कर रहे थे। आज जो अब चुनाव हुआ है तो उसमें तो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, बाहर के व्यक्ति हैं, तो इसको अप्रिशिएट करिए, स्वीकारिए। दिक्कत क्या है? मैंने तो एक आईना दिखाया है। नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बने, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने। बाहर का आदमी का तो क्या स्थिति ये लोग करते हैं वो तो इनके सामने मैंने आईना दिखाया है। हमने शीशे का घर और पत्थर के घर की कोई बात ही नहीं की। हमारे यहाँ तो सीधा है, सारे प्रदेशों से जो नाम आता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसकी घोषणा हो जाती है। हम ड्रामा थोड़ा ही करते हैं। हमारे यहाँ तो जो है वो सामने दिखाई देता है। मतलब ये लोग जो कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। अरुणेश जी, कितने साल बाद चुनाव हुआ ये भी अरुणेश जी बता दें। भाई शाही जी की बातों पे मुझे जो है बड़ा अच्छी बातें करते हैं, बड़े भाई है हमारे, फिर से इनका सम्मान है। अब जो ये कह रहे हैं तो मुझे तो वाकई ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शाही जी कहना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली। पहले भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि भाई गांधी परिवार मोनोपोली दिस दैट एटसेट्रा 50 बातें कर रही थी। अब साहब चलो जी गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बन रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया या जबरदस्ती थरूर साहब का, सबने इच्छा से नामांकन किया। दिग्विजय सिंह जी ने भी नामांकन कर रहे थे, लेकिन खड़गे साहब के सम्मान में दिग्विजय सिंह जी ने अपना नामांकन वापस लिया। मैं उस दिन वहीं था और भी कई 3-4 नाम और आए थे, लेकिन फाइनली ये हुआ कि भाई 2 कैंडिडेट रहेंगे। कुछ लोगों ने शशि थरूर साहब के सम्मान में अपना नाम वापस लिया, कुछ लोगों ने खड़गे साहब के में। तो सबसे अच्छी बात तो ये आ रही है कि एक दलित चेहरा है एक तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ एक ब्राह्मण चेहरा है। दोनों ही देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और दोनों ही लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें स्वागत करना चाहिए कि थरूर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति माने जाते हैं। खड़गे साहब का, जैसे भाई साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि छात्र राजनीति से निकले हैं और एक तमाम तजुर्बा है, तो तजुर्बे की भी जरूरत है। और पार्टी में खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें जो संकल्प लिया गया था कि 50%, चाहे पद हो, चाहे चुनाव में टिकट देने वाली बात हो और संगठन में समायोजित करने वाली बात हो, तो 50% जगह युवाओं को दी जाएगी और 50% तजुर्बेकार लोगों को जगह दी जाएगी। एक और चीज अरुणेश जी शायद आप भूल रहे हैं। अरुणेश जी आप शायद भूल रहे हैं, खड़गे साहब ने एक और चीज क्लियर कर दी है। अभी 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष बना तो भी मैं हर काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछकर करूंगा। ये आप नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब रिमोट जो है वो गांधी परिवार के हाथों में रहने वाला है।
मेरी जानकारी में ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि खड़गे साहब ने ऐसा कोई सर बयान एक सेकंड लगेगी, आप गूगल का जमाना है, सर्च कर लीजिए, आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तब तक आप सर्च कर लीजिए सर, आप सर्च कर लीजिए। सलाह लेने की बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है सोनिया जी की तरफ से कि जो भी अगला बड़े पार्टी में जो भी डिसीजन होंगे वो जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके डिसीजन रहेंगे। लेकिन जो नया अध्यक्ष बनेगा वो ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे तो सवाल यहाँ पर यही है ना, वो कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी और राहुल से पूछकर हर चीज करूंगा। निर्देश वगैरह नहीं, सिर्फ सलाह की बात हुई थी कि सलाह ली जाएगी। और चूंकि राहुल गांधी जी वर्किंग कमेटी के मेंबर है तो ऑब्वियस है वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सबसे सलाह ली जाएगी। और मैं अपने बीजेपी शाही जी कोई जवाब देना चाहेंगे इस पर? जो 1 मिनट और लूंगा, जो लोकशाही की बात कर रहे हैं तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हम दो हमारे दो की नीति पे चल रही है। बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं, इनके अंबानी जी हो, अडानी जी हो, इनके पास देश की जो अकूत संपदा है वो लुटाई जा रही है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लो जी, 107वें पायदान पे हम पहुंच गए। और अडानी साहब की संपत्ति की बात कर लो, दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। कल का भी दृश्य पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से ऐसे तो विषय पूरी तरीके से भटक जाएगा। अरुणेश जी, शाही जी जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, जवाब दे दीजिए। लाखों 2-3 बातों का तरीके से कल सुन लीजिए ना, अरुणेश जी सुन लीजिए। आप देख लीजिए कैसे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो। अरुणेश जी पूरा मौका मिला ना आपको बोलने का, आपको पूरा मौका मिला, अब उनको बोलने दीजिए ना। अरुणेश जी, आपने उदयपुर चिंतन शिविर से शुरू किया, वहां से शुरू करके मैं जवाब दे देता हूँ। उदयपुर चिंतन शिविर में एक चिंता का विषय उभरा, वो भी राहुल गांधी उस पूरे कांग्रेस के लिए चिंता का विषय उभरे थे, ये पूरे देश को पता है। दूसरा 50% युवा, 50% जो है आपने कहा कि अनुभव को महत्ता दी जाएगी। सचिन पायलट जी के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, वो युवा चेहरा नहीं है शायद आपके उसके। तीसरी बात, अंबानी और अडानी की बात की। अभी राजस्थान में ही अडानी जी को कितना 60,000 करोड़ का आप ही लोगों ने बड़ा बढ़िया बुलाकर उनको किया, जब वो मना कर दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने 60,000 करोड़ का किस तरीके से घोटाला, प्रोपगंडा, घोटाला नहीं कहेंगे, ये एक तरह से प्रोपगंडा की बात हम करेंगे, और उन्हीं को दिन भर पानी पी कर आप और आपके राहुल गांधी गाली देते हैं। हंगर इंडेक्स की बात आई। हंगर, मानता हूं मैं आपकी हंगर इंडेक्स, लेकिन जिस देश ने यह हंगर इंडेक्स जारी किया है, भारत सरकार ने उसका विरोध किया है, उस एनजीओ की बात मैं कर रहा हूं जिस देश ने किया है। 2013 से पहले उसी हंगर इंडेक्स की दुहाई दी जाती थी, 2013 से पहले। सर विषय पर आइए, विषय पर आइए सर, इसको लेकर हम कल चर्चा कर चुके हैं, प्लीज आप विषय पर आइए। जी, मैं एक लाइन में मैं खत्म करता हूं। जिस देश ने वो किया, उस देश से ज्यादा हमारे दिल्ली और लखनऊ की आबादी है, और हम जिस पूरे शादियों में जितना खाना छोड़ देते हैं उससे उनकी जो है पूरे साल भर वो लोग खा सकते हैं। उन्होंने श्रीलंका को कहा कि भारत जो है श्रीलंका से भी नीचे है, जबकि श्रीलंका सबको जानता है डीजल और खाना जब यहाँ से गया तो उनका चल रहा है, और पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं। तो उस हंगर इंडेक्स को मत मानिए, मानिए किस चीज को कि आज भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम सामरिक रूप से महत्व वो हुए हैं, और 5 ट्रिलियन से ऊपर IMF ने खुद कहा है, 5 ट्रिलियन से ऊपर। मेरा ट्वीट देख लीजिएगा मेरे नाम से, उसमें एक राष्ट्रीय चैनल का मैंने कोट करके लिखा है, उसमें लिखा है कि 10 ट्रिलियन की जो है ये हो सकती है अर्थव्यवस्था 2026-27 तक। तो इस पर आप बात करते नहीं है। आप कांग्रेस के अंदर की बात करिए, कांग्रेस में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक त्याग की देवी 2004 में आपके हाथ थी, भला हो नटवर सिंह जी का, जिन्होंने अपनी किताब में खुलासा कर दिया कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से वार्निंग दिया था कि 24 घंटे का समय है आपके पास, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, क्योंकि वो एक बाल सुलभ वो चीज थी कि उनकी दादी शहीद हुई थी, उनके पिता शहीद हुए थे, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उनके धमकी की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, और आज तक आप लोग त्याग की देवी कहते हैं। इस चुनाव के बाद त्याग के देवता प्रकट होंगे राहुल गांधी कि उन्होंने छोड़ दिया और ये अध्यक्ष दूसरे बना दिए गए। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या इससे अन्य दलों पर भी अब डेमोक्रेटिक मेथड से अध्यक्ष चुनने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा? जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए मनोवैज्ञानिक। तो पहले मैं शाही जी को बता दूं, शाही जी आप मेरी छात्र संघ की बात कर रहे थे, आपको ये नहीं मालूम कि मैं बाद में शिक्षक संघ का भी अध्यक्ष हो गया, महामंत्री राम अध्यक्ष हुआ हूँ, और छात्र संघ शिक्षक संघ का मैं अकेला विश्व का ऐसा प्राणी हूँ जिसके चलते मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड यूथ लीडरशिप के लिए मुझे ऑनर किया है। राइट। और एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, आपको मालूम होगा। और देखिए
जो आप लोग कह रहे हैं बार बार कि अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं कि हम उनसे चलेंगे, प्रधान जो अध्यक्ष बन जाएगा वो सोनिया गांधी से चलेगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो कोई बुरी चीज नहीं है, ये मेरा इस पर मानना है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार में माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है तो गलत होता है। और ये पार्टी में आप ये जान लीजिए कि किसी तरह से, जैसे आप देखिए आज भाजपा के अंदर, भाजपा वही करती है जो संघ कर रहा है, मोहन भागवत जी कहते हैं, आप उसको लागू करते हैं। तो ये दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाइए। अब आप वर्तमान में जिंदा रहिए। पहले ये देखिए कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस ने 24 साल तक लोकतंत्र को मुर्दा रखा तो 24 साल तक वो मुर्दा नहीं हो गई, लेकिन अगर वो अब जीवित कर रही है, उसको लोकतंत्र को बहाल कर रही है, तो आप भी लोकतंत्र बहाल कीजिए। इस वक्त देश में एंकर महोदया रेशु जी माइल्ड कम्युनिज्म है, जिसको माइल्ड कम्युनिज्म को फासिज्म कहते हैं। अगर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देंगे आप तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाइए। यकीन नहीं मानेंगी, मेरे यहाँ एक रिसर्च स्कॉलर है लखनऊ विश्वविद्यालय में, अनिल यादव मास्टर, उसको 10 महीने से वो जेल में, मालूम है क्यों है? कि उसने आदित्यनाथ का वो किया, विरोध किया था, मुर्दाबाद किया था जेल में। तो अब आप कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हैं? अब ये सब चीजें छोड़िए, आप देश को ये शाही जी जवाब है इसका, आपके पास कोई जवाब है? ठीक नहीं, देखिए एक बार मैडम मैं बोल दूं, शाही जी की बात मैं सुनूंगा। शाही जी आप अपने से बोलिएगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि यहाँ आप सब मुझसे अनुज हैं, मेरे बहुत छोटे हैं। मैं लास्ट ईयर सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और नॉन पॉलिटिकल पार्टी के बैनर से हुआ हूँ, कभी किसी राजनीतिक दल में नहीं रहा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप लोग अध्यक्ष कोई बने, एक प्रश्न करिए कि आप लोगों के पिताजी भी जो घर में सर्विस कर रहे होंगे वो पेंशन पर जिंदा है। जिनके पास पेंशन नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म कर दी थी। इस वक्त कांग्रेस शासित राज्यों में पेंशन जारी की गई है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने पुरानी पेंशन को पास करके एलजी के पास भेज दिया है। हरियाणा और पंजाब में भी पुरानी पेंशन चल रही है। आप चिंतन इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जो होता है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम होता है, आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ नहीं बोल रहे हैं। तो इनको पेंशन क्यों दें? 1 महीने का विधायक, 1 महीने का सांसद, 10 दिन का नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री की भी लेगा, सांसद की भी लेगा, जितने पदों पर रहेगा सबकी पेंशन लेगा। ईमानदारी की बात है तो तुम लोग की पेंशन त्याग दो, जितने राजनीतिक लोग हैं आप करिए ना ये सबको। वैसे आप देंगे एक देश एक नारा, सब एक संविधान, कहाँ है एक संविधान? 2ym दर्जे का अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को, सबको मान रखा है। इस दिशा में काम करिए। ये भूल जाइए किसके घर में कौन रोटी पका रहा है, कहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बन रहे हैं, कहाँ मोहन भागवत बन रहे हैं। करने दीजिए, देश हित में सोचिए और जो आगे चल रहा है उसको एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, बहुत वाजिब बातें यहाँ पर रखी हैं प्रोफेसर नीरज जैन जी ने। नीरज जैन जी हमारे बड़े भाई हैं, मैंने पहले ही कहा, और इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 2-4 बातों पर जो वैचारिक मतभेद है वो मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने अभी कहा माइल्ड कम्युनिज्म है। नहीं नीरज जी, माइल्ड कम्युनिज्म नहीं है, इसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, क्योंकि हर जगह जो है वो चीजें आ चुकी हैं। इस समय वो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और आज्ञा की अवहेलना की जो बात आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात को, आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माननीय मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक कोई आज्ञा की अवहेलना नहीं किए। सारी फाइलें सलाहकार, जो राष्ट्रीय सलाहकार सोनिया जी थी, उनके घर 10 जनपद जाती थी, वहां से जब आदेश होते थे उस आज्ञा की का परिपालना की जाती थी, अवहेलना कभी नहीं की गई। तो ये तो होना चाहिए, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कोई रहे, देश कोई चलाए। यही तरीके से जो है अध्यक्ष की चीज है, जो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री मैंने पहले भी बताया और एक्सीडेंटल अध्यक्ष भी बन रहे हैं। अब राहुल जी पीछे से जो करना होगा करेंगे। और खड़से साहब जो है, किस तरीके से चुनाव हुआ, रेशु जी चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमसे रह जा रही थी। मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा 4 पर्चा खारिज हुआ है, 1 पर्चा जो है केएन त्रिपाठी का क्यों खारिज किया, इसकी बात कहीं नहीं कही, और 3 पर्चे किसके खारिज किए ये भी कहीं किसी को नहीं बताया गया, कांग्रेस के लोगों तक को नहीं बताया गया। ये है लोकतंत्र इनके यहाँ का। और बाकी जो है आईना दिखाने का काम जो आप कह रही हैं कि शीशे का घर और पत्थर का घर, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। हम लोग देखिए राजनीतिक दल होने के नाते, अरुणेश जी आपने कहा शाही जी को हमारे दल के बारे में बड़ी जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि आप इस हिंदुस्तान के सबसे पुराने दल हैं और हम लोगों ने आपसे सीखा है, आप लोगों से देखा है कि आप लोगों ने क्या क्या खामियां की हैं।
उसको हमको दूर करना है देश में, वो हम खत्म कर रहे हैं। 47 टन सोना गिरवी रखा गया। आपकी खामियों को दूर कर रहे हैं अरुणेश जी, यहाँ बीजेपी तो खामियां दूर कर रहे हैं। सर मैं सारा मौका आप ही को दूंगी, तो उनको बुलाने का फायदा क्या है डिबेट में? आप ये बता दीजिए ना, आप ही सब कुछ बोल लेंगे अरुणेश जी। नहीं एकदम। जी। एक गांव देहात में कहावत है कि वो आदमी दूसरे का कॉलर देखे कि साहब इसका कॉलर गंदा है, पहले अपना देख लीजिए कि आपका अपना कॉलर कितना गंदा है। हमारी खामियां आप गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कबीरदास जी ने एक दुआ कहा था जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। तो मुझे वो दुआ याद आ गया जी। बड़ा स्वागत है जी, आप खामियां बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उनको सुधार करेंगे, उनमें सुधार लाएंगे। लेकिन साहब अपने अंदर जो पार्टी की चीजें हैं उनको भी देखिए। जैसे जैन साहब, अभी भाई साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, कि वो पेंशन खत्म कर दी, तो देखिए कितनी चतुराई से मेरे बड़े भाई ने उस बात को स्किप कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी वाली बात आई तो उसको स्किप कर दिया, रोजगार की बात आई तो उसको स्किप कर दिया, भ्रष्टाचार की बात आई तो उसको स्किप कर दिया। इनकी धुरी घुमा फिरा के कांग्रेस पे आके टिकी है कि गैर गांधी परिवार से अब अध्यक्ष बन गया तो अब हम कटाक्ष किस पे करेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति अध्यक्ष बन गया तो अब हम कटाक्ष किस पे करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो बुजुर्गों का सम्मान होता नहीं। इनके यहाँ तो साफ है कि भाई जो आदमी बुजुर्ग हो रहा है उसको तो साइड कर दो बिल्कुल। चलिए कटाक्ष करने का जो मौका है, कटाक्ष करने का जो मौका है वो समाप्त कर दिया है। आज आपने कटाक्ष करने का मौका समाप्त कर दिया है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और बहुत सीनियर हैं प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे इस विषय को थोड़ा और अच्छे से समझ भी लेते हैं। सर ये बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित ही बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राज्य से लेकर राज्यसभा तक की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन जो समय की मांग है उसके अनुरूप उनमें उदारता का अभाव है, जबकि शशि थरूर अपनी बौद्धिकता का डंका वैश्विक स्तर पर बजा चुके हैं। राष्ट्रवादी खेमे में भी उनकी स्वीकार्यता अच्छी है, वह नई पीढ़ी को राजनीतिक दिशा में सक्षम है, दिशा एक देने में। तो आप इन दोनों की उम्मीदवारों को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए, राजनीतिक समझ को लेकर, इनकी स्वीकार्यता को लेकर, तो इसकी किस तरीके से आप समीक्षा करेंगे? देखिए मैडम, एक बात ये जान लीजिए, एक जमीनी तौर पर छात्र संघ से उभर के संसद तक बनता है, एक जो है एकेडमिकली ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएट करके, पीएचडी करके, और एक ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आता है। अब दो डिफरेंट कड़ियां अलग अलग हो गई हैं। एक तरफ पॉलिटिकल पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक तरफ सो कॉल्ड आपका ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन है जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। दूसरी चीज, अगर आप और एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो एक तरफ बिना आरोप वाले, एक तरफ आरोप है, भले ही पारिवारिक हो लेकिन आरोप है। देखिए, आप देखिए यंग जनरेशन में किसी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, तो बहुत जल्दी एकदम से क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में यह है कि देखिए, शशि थरूर जी भी बहुत एक अच्छे चिंतक, विचारक हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनके कॉलम्स हैं सारी अच्छे न्यूज़पेपर्स में, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये हो रहे हैं तो इनको ये कम से कम ये तो मालूम है कि पूरे परिवार को कैसे लेके चलना है। देखिए, बड़ा जो होता है, आज भी आप जान लीजिए कि चाहे कितना ही संतानें अपने माता पिता को निकृष्ट समझती हो, कुछ समझती हो, लेकिन समाज के सामने बड़े बुजुर्ग माता पिता के पैर छूते ही है, भले ही मजबूरी में छूते हो। तो एक इस तरह से एक ये है। अब आप कुछ चर्चा ये भी कर लीजिए कि जैसे अभी इन्होंने, हमारे छोटे भाई ने पुरानी पेंशन खत्म कर दी। ठीक है, जब कोई कांड वर्तमान सरकार के खिलाफ अगर होता है तो देश में मीडिया ही नहीं दिखाता है, ठीक है ना। 2013-14 का आपको निर्भया का कांड मालूम होगा, उसके बाद हाथरस से हरिद्वार तक का आपको कांड मालूम होगा। हम कई सच्चाई को छुपा के दूसरे मुद्दों पर भटका देते हैं। ये जो है, ये नीतियां गलत है। जो विषय चर्चा के हो उन पर आना चाहिए, और अगर हम फोकस करें, सेंट्रिक हो जाए, हम कभी अपने ऑब्जेक्ट सेंट्रिक हो जाए तो शायद हम सर, लेकिन एक चीज आपको ये भी तो माननी पड़ेगी ना कि मीडिया की वजह से ही या सारे जितने भी आप मुद्दे बता रहे हैं वो देश भर की जनता ने देखे, देश भर में उबाल आया। अगर मीडिया दिखाती ही नहीं तो कहीं ना कहीं ये दब जाते। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मीडिया ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। देखिए मैडम, चर्चा हो ना, मैं आपको, आप इसको इंडिविजुअल ले रही हैं तो मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। सर मैं इंडिविजुअल नहीं ले रही, लेकिन मैं तमाम मीडिया के लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है ना कि मीडिया मुद्दे नहीं उठाती है।
आपको मीडिया के बारे में मालूम है कि 156 मीडिया किसके पास है? मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। अब आप एक चर्चा थोड़ी सी कर दूं, राजस्थान में कन्हैया की हत्या होती है दर्जी की, और उसको करते हैं कौन लोग करते हैं? जब पता चलता है दूसरे दिन कि ये तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, दूसरे दिन से मीडिया से गायब हो गया, दूसरा इशू नहीं आया, हत्या का इशू नहीं आया। मैडम, मैं तो जब एक दिन गया भारत समाचार, लेकिन सर मीडिया सभी मीडिया घरानों को आप कटघरे में नहीं खड़े कर सकते ना आप। नहीं सब मैंने आपसे क्या कहा, देखिए exceptions are everywhere. हमारे when I have my 5 fingers in my hand and nobody is equal with each other, how can I blame to any other? प्रोफेसर साहब माफी चाहूंगी, मुझे लगता है कि हम विषय से यहाँ पर भटक जाएंगे अगर इसी तरीके से हम चर्चा करते रहे तो। शाही जी, खड़गे जी को जिस तरह से हमने सदन में देखा है, यदि वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक मजबूत विपक्ष को चुनौती मिलेगी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कहाँ मिल रही रेसू जी? कांग्रेस तो अस्ताचल की तरफ है, चाहे अब को नृप हो हमें का हानि। तो हम लोग तो अपने इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आने वाले लोकतंत्र में क्या होगा वो नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस का स्थिति है, राजनीतिक जो लोकल दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो इनको भाव नहीं दे रहे हैं। कोई सटाने को तैयार नहीं अपने साथ, न कोई उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। हम तो इतना सम्मान दे रहे हैं अभी भी कि हम ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जब से सीतारमैया से लेकर और जब इनके यहाँ जो इतिहास में जैसे पटेल जी, सरदार पटेल जी को सारे वोट मिल गए, फिर भी गांधी जी ने जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया, तब से चली आ रही है परिपाटी कांग्रेस की। देखिए कोई भी रहा हो, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन लड़ा था, उनकी क्या स्थिति हुई, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हमेशा रबर स्टैंप रहे हैं। गांधी परिवार से इतर उनका कोई भी वजूद नहीं रहा है, इसलिए वो दूसरे किसी भी दल के लिए हानिकारक नहीं है। वो कर ही नहीं सकते हैं कुछ। अभी जो मैंने पहले भी कहा कि सलाहकार के पास फाइल जाती थी, वैसे अब राहुल जी फाइल देखेंगे। अरुणेश जी, आपके साथ तो कोई गठबंधन के लिए भी अब तैयार नहीं है, बीजेपी से शाही जी का कहना है। हमारे बड़े भाई साहब अपना मर्म बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में नीतीश जी ने इनसे गठबंधन तोड़ लिया। जो ये बातें कह रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, आप बस नाम हटा दीजिए। जहाँ जहाँ ये कांग्रेस कह रहे हैं वहाँ वहाँ बीजेपी डाल दीजिए कि बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं है, बीजेपी में मोनोपैली है, बीजेपी के साथ अब कोई क्षेत्रीय दल गठबंधन नहीं करना चाहता, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भस्मासुर की तरह हैं। बिहार में गए, वहाँ बोल दिया कि जी कि एक ही दल रहेगा, सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। और हुआ क्या, 4 दिन बाद नीतीश जी ने अपना झोला झंडा उठाया और बीजेपी को बाय बाय कर दिया। अब इसी तरीके से इनकी बाकी राज्यों में भी स्थितियां होने वाली है। झारखंड में इनका सीबीआई ईडी का जो जाल था वो नहीं चला। बिहार से बाहर हुए, ये सवाल था अरुणेश जी का शाही जी आपके लिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। उससे पहले अरुणेश जी आपसे ही मेरा यहाँ पर सवाल है कि कांग्रेस में परिवर्तन की जो मांग है वह अध्यक्ष चुनाव से पूरी होने वाली नहीं है। कांग्रेस को अपना वैचारिक स्टैंड भी स्पष्ट करना होगा, उसे एक समावेशी शैली अपनानी होगी। आपको नहीं लगता? पहले तो मैं जो मेरी एक बात रह गई थी मैम ब्रेक से पहले, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कंप्लीट कर लूं। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। 1 मिनट लूंगा जी, फिर बात करूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे दबाव बहुत इतनी कमजोर याददाश्त है आपकी, पार्टी कैसे चलाएंगे? ना जी, दबाव बहुत बना रहे भाई साहब। बात ये है जी, जो भाई साहब कह रहे थे कि हमें कांग्रेस कुछ करे, कोई सरोकार नहीं, कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है, इस पे उस पे। लेकिन एक चीज ये देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे प्रवक्ता, पूरा बीजेपी आईटी सेल सुबह से लेके शाम तक पानी पी पी के राहुल गांधी जी को गालियां देता रहता है। उनके बारे में जो फेक ट्वीट चलाए जाते हैं और तमाम फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, डर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा इंटेंशन वही है कि भाई मुझे पसंद नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे गुलाब जामुन पसंद होता है, लेकिन मम्मी पापा के डर की वजह से कहता है जी गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, लेकिन ध्यान वही रहता है। अब जो आप बात कह रही, मैं उस बात पे आता हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, तो मैं एक बात को मानता हूँ कि सतत परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर वो समय के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा तो वो समय से पीछे रह जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं।
HMT की घड़ियां आया करती थी, फाउंटेन पेन आया करते थे। इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं जो कि अब शायद जो हमारी अब पीढ़ी है उसको उसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं होगी। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसको सरवाइव करना है, राजनीति में बने रहना है, अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो जो इस समय मौजूदा समय की जो मांग है तो उसके अनुरूप उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले काफी समय से हुआ है, मैं उसको खुद महसूस कर रहा हूँ। मैं तो एक साधारण परिवेश का व्यक्ति हूँ, साधारण सा शिक्षक रहा हूँ, और मुझे देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ता पद दिया है, जबकि मेरा ऐसा कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं है, साधारण सा शिक्षक हूँ। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो समाज की बात को मुखरता से रखते हैं। आपने पुरानी घड़ियों को लेकर यहाँ पर बात की। अरुणेश जी, आपने पुरानी घड़ियों को लेकर मेरे मन में एक सवाल और आ गया है, एक और सवाल आपसे। मेरे पहले सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया, अभी जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कम से कम इसका आप जवाब दे दीजिए कि एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर आप गांधीयन कांग्रेस को ठीक मानते हैं, जो राम राज्य है, लोक राज्य है, लोक चेतना की बात करती है, या नेहरूवियन कांग्रेस ठीक है? देखिए, राजनीति में कोई एक विचारधारा कभी भी कामयाब नहीं रह सकती। अगर आपको राजनीति करनी है, जैसे नेहरू जी ने जो समाजवाद की नीति दी थी, तो उसमें कई सारी जो विचारधाराएं थी उनका मिश्रण था। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी किसी एक विचारधारा पे नहीं चलती, इसमें कई विचारधाराओं का समावेश है। और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस जब से देश के आजादी के आंदोलन से पहले की ये पार्टी है, और कई बार इस पार्टी का प्रारूप बदला है। जैसे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि कई बार पार्टी ऐसा लगा कि बाकी सब तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये बात कुछ समझ नहीं आई अरुणेश जी। जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस देश की जनता की सेवा के लिए बनी हुई। जी जी, एक राजनीतिक पार्टी ना होके इसे देश की जनता से जोड़िए आप, देश की भावनाओं के साथ जोड़िए आप। देश के जो निचले तबके, शोषित तबका, वंचित तबका, उसके लिए जो काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तमाम जो सरकारी संस्थान हम देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी कांग्रेस ने किया है, तो मतलब बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जो योगदान है वो कांग्रेस का रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक काम जरूर कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और इस निजीकरण को बढ़ावा देने से, ईमानदारी से हमारे भाई साहब बताएंगे, गरीब को नुकसान है और जो अमीर व्यक्ति है उसको लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अमीर जो पूंजीपति है, बड़े बड़े उद्योगपति शाही जी, निजीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। सुन लीजिए शाही जी, निजीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रेक से पहले एक और सवाल अरुणेश जी की तरफ से था कि भाई बिहार से तो आप बाहर हो गए हैं, बाकी राज्यों से भी बोरिया बिस्तर जो है वो आपका उठने वाला है, दोनों का जवाब दे दीजिए। मैं एकदम जवाब देता हूं। हमारे भाई अरुणेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही और 2-3 बातों से इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने घड़ियों का और पता नहीं क्या क्या उदाहरण दिया, बहुत पुरानी है, हमारी पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं। तो यही होने जा रहा है कि हमारे अगली पीढ़ी के लोग कांग्रेस को भी भूल जाएंगे। वो HMT घड़ी की तरह ही कांग्रेस गायब हो रही है, अस्ताचल की तरफ है। बहुत बढ़िया बात कहा, आपके मुंह में घी शक्कर, यही होने जा रहा है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि अभी विनिवेश की बात आई कि निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो शायद अरुणेश जी थोड़ा सा, बड़े भाई नीरज जैन जी भी इस पर हो सकता है कि प्रकाश डालें, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि विनिवेश का महागुरु नरसिम्हा राव जी को और मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, वहीं से उसकी शुरुआत हुई। ये भी आप ही के हक में और हिस्से में जाता है। तीसरी बात, आपने जो इतनी बातें कहा, मैं चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मनीष तिवारी जी आप ही के दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे तो किसी क्लब का चुनाव नहीं होता है जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और इसको जो हमारे मेंबर हैं, जो वोटर हैं, इनके नाम को बाकायदा वेब पर डिक्लेयर किया जाए, उनको प्रकाशित किया जाए। ऐसे नहीं चुनाव होता है, और चुनाव बहुत ही गलत हो रहा है। ये मैंने नहीं कहा, न किसी भाजपा के आदमी ने कहा, ये सिर्फ मनीष तिवारी जी ने कहा था। ये तीनों बातों का जवाब आपका होगा। नीरज जी, आपसे एक अहम सवाल यहाँ पर कि
हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए कितने सारे षड्यंत्र करते हैं, कितने लामबंदी करते हैं। राहुल गांधी को ये सहज रूप से मिला हुआ था, उन्होंने इसे छोड़ा है। विपक्षी भले ही ये कहते रहे हों कि ये उनकी अपनी अक्षमता को स्वीकारना है, लेकिन क्या बात बस इतनी है या राहुल गांधी ने वास्तव में बड़ा दिल दिखाया है और कांग्रेस के भीतर की आवाज को सुनकर ये फैसला लिया है? क्या कुछ लगता है आपको? मैडम मैं एक देखिए, मुझे सारे प्रवक्ता लोग जान लीजिए, मुझे किसी की बात से बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है कि जब जनता के मुद्दों को आप बिल्कुल महत्व नहीं देके व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं। रही बात, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बात जान लीजिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर की चीजों से जो इस तरक्की करा है, शायद प्राइवेटाइजेशन से उतनी तरक्की नहीं कर पाए। ये आपके हिसाब से वक्त की मांग हो सकती है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी खत्म हो गई है। दूसरी चीज जानिए, देखिए कितने समय से अभी या तो ये बैलेट, अभी जैसे बताया भाई ने कि हरीश तिवारी जी ये कह रहे थे, कहने का सबको अधिकार है, ठीक है, आप बैलेट से चुनाव करा रहे हैं ये अच्छा है या ईवीएम से चुनाव कराते वो अच्छा होता? इसको मैं बहुत दूर तक की बात कह रहा हूँ, इसको मन में रखिएगा, कभी अगली डिबेट में इसको करेंगे। ईवीएम से होता तो जीत जाते, अब पेस्टल से हो रहा है तो भी एक प्रश्न है। मैं देखिए खिलाड़ी रहा हूँ बेसिकली, और बड़ा अच्छे लेवल तक खेला हूँ, यूनिवर्सिटी और यूपी की कप्तानी की है। मैं ये जानता हूँ कि जब कोई कप्तान अच्छा होता है तो बड़ी लंबी समय तक वो कप्तानी करता है। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत समय तक कप्तानी की। जब उसको लगा कि मेरा खेल थोड़ा अच्छा नहीं है, बुरा हो रहा है, तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा मैं तो छोड़ दूं। तो लोगों के ना भाई, आप पब्लिक चाहती थी आप खेलिए, लेकिन आप कप्तानी रोहित शर्मा को दी दीजिए। उधर इस तरह से कप्तानी जो है, कप्तानी अध्यक्ष के लिए एक ही बराबर है। खेल में आप कप्तान बदलते हैं आवश्यकता अनुसार, और आप राजनीतिक दलों में अध्यक्ष बदलते हैं आवश्यकता अनुसार। अब कौन किसको किस रिमोट से चलाता है, ये उन राजनीतिक दलों की अपनी अपनी वो है। हमारा तो तब भी यही कहना था, आज भी यही कहना है, देश हित में सारे दल मिलकर के अगर कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। हर सरकार ने कुछ ना कुछ काम किए हैं जिसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन हर सरकार ने कुछ ना कुछ गलत काम किए। कांग्रेस सरकार इमरजेंसी लेके आई थी, गलत लेके आई थी। कभी कभी जो है मेरठ के अंदर जो थे आपके वहां पे लोगों के नाखून तक निकलवा दिए गए थे। अगर आप लोगों को याद हो 79 में जब उसमें ये बच्चा नियंत्रण कंट्रोल वाले जनरेशन कंट्रोल के आबादी नियंत्रण पर चली थी बात, संजय गांधी जी के प्रोफेसर साहब समय की कमी है, प्रोफेसर साहब समय की कमी है। मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आप उसका जवाब दे पाए तो। जी प्रोफेसर साहब समय की कमी है, समय का अभाव है, चलते चलते मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब हमारे तमाम दर्शकों को दें। अवश्य। जी बताइए मैडम। जी, सवाल मेरा यही था कि जैसा कि माहौल बना हुआ है कि खड़गे का जीतना लगभग तय है, खड़गे आर्य और द्रविड़ की राजनीति करते हैं, जबकि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो अभियान पर हैं। इन विरोधाभासों के बीच कांग्रेस अपनी परिवर्तन आकांक्षा तक का सफर किस तरीके से तय करेगी? मैडम जैसे इलाहाबाद में संगम है, सरस्वती गायब हो गई है, गंगा यमुना मिली है, और चल रहा, फिर भी संगम होता है, लोग जानते कंक्लूजन है, जरिए से कंक्लूजन। ये सारे विचारों को लेकर के ही कांग्रेस बनी थी। एक आपने शब्द पूछा कांग्रेस का मतलब क्या, एक ऐसा नहीं, कांग्रेस का मतलब होता है मजमा, समूह, और एक ये शब्द आया था आजाद हिंदुस्तान से बहुत पहले। तो ये किसी न किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, अध्यक्ष के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। जी, चलते चलते एक और सवाल प्रोफेसर साहब कि लोग जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए कितने सारे षड्यंत्र करते हैं, कितनी लामबंदी करते हैं। राहुल गांधी को ये सहज रूप से मिला हुआ था, उन्होंने इसे छोड़ा है। विपक्षी भले ये कहते रहे हो कि यह उनकी अपनी अक्षमता को स्वीकारना है, लेकिन क्या बात बस इतनी है या राहुल गांधी ने वास्तव में बड़ा दिल दिखाया है और कांग्रेस के भीतर की आवाज को सुनकर ये फैसला लिया है? साम दाम अर्थ दंड भेद, अर्जुन ने भी सीधे सीधे कुरुक्षेत्र में एक ही कही थी, जब सामने खड़ा है व्यक्ति तो रिश्तेदार नहीं शत्रु होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हुआ रहा है ये भी जायज है, और ये बात सही है कि राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया। जी चलिए, आवाज ब्रेक हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शाही जी माफी चाहूंगी, समय मेरे पास अभी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।